नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। दिल्ली के महिपालपुर से खबर सामने आ रही है जहां धमाके की आवाज सुनने को मिली है। दिल्ली के महिपालपुर में धमाके की आवाज सुनने को मिली और आपको बता दें महिपालपुर में होटल रेडिसन के पास ये आवाज सुनी गई है और ऐसे में धमाके की वजह भी फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। आखिर इसके पीछे कारण क्या था, क्या इसके कनेक्शन है, इसको अभी तक लेकर जानकारी नहीं मिली है। धमाके के बाद फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की टीम को अलर्ट किया गया और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद बताई जा रही है। तो देखिए, रेडिसन होटल बताया जा रहा है जिसके आवाज जहां से ये आवाज सुनाई दी है। रजनीश हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, रजनीश का सीधे रुख करते हैं। रजनीश, बताइएगा, महिपालपुर बेहद ही संवेदनशील इलाका माना जाएगा क्योंकि होटल रेडिसन है। कहा जाता है जब टॉप होटल्स की गिनती होती है रेडिसन का नाम सबसे आगे आता है और ऐसे में वहां पर धमाके की आवाज आती है। ना अभी जैसा मैंने बताया कि कुछ देर पहले ही ये पूरी घटना थी। 9:18 की ये घटना थी जब रेडिसन ब्लू के बाहर जो है वो जो ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी थी। हालांकि जब दमकल विभाग सब तमाम एजेंसी जब मौके पर पहुंची तो पता चला, अभी तक की जानकारी के मुताबिक पता चला कि एक डीटीसी बस थी जिसके टायर में ब्लास्ट हो गया था और उसी के बाद ये पीसीआर कॉल जो है वो की गई थी, जिसके क्योंकि काफी सेंसिटिव इस समय माहौल चल रहा है तो पुलिस और एजेंसी किसी भी हालत में किसी भी, चाहे वो छोटी हो या कैसी भी घटना हो, उसे बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इसीलिए जैसे ही पीसीआर कॉल मिली थी तमाम जो लोग थे वो मौके पर पहुंचे, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि डीटीसी टायर का टायर फटा था, उसी की आवाज थी जिसके बाद पीसीआर कॉल कर दी गई थी। जी बिल्कुल रजनीश, और इसके साथ साथ सवाल ये भी आपसे मेरा रहेगा क्योंकि धमाके की आवाज सुनने को मिली है, वहां पर क्या प्राथमिक जानकारी मिली है, कितने लोग वहां पर मौजूद थे, समय क्या बताया जा रहा है? ना जैसा मैंने आपको बताया कि सुबह 9:18 पर ये पीसीआर को कॉल किया गया था कि रेडिसन ब्लू जो होटल है महिपालपुर इलाके में, वहां पर जो है वो धमाके की आवाज सुनाई दी है। जिसके बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचे, पुलिस मौके पर पहुंची और लोकल जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स है वो तमाम लोग मौके पर पहुंचे। तो जब जांच की गई तो पता चला कि वहां से एक डीटीसी बस गुजर रही थी, उस डीटीसी बस के टायर में जो है ब्लास्ट हो गया था, जिसके बाद जो पीसीआर कॉल कर दी गई। क्योंकि मामला जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पे है, यानी कि फिलहाल ये जांच के दायरे में है और जांच की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब बात और खबर उस खबर की हम करने वाले हैं जिससे आपका सीना चौड़ा होने वाला है, आप गौरवान्वित महसूस करने वाले हैं। भारतीय सेना के रुद्र ब्रिगेड की मैदान में दमदार एंट्री हो चुकी है। भारतीय थल सेना की सबसे उन्नत और फुर्तीली कही जाने वाली ब्रिगेड है रुद्र, और यही वो दहाड़ है जिससे पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। और मैं आपको स्वागत भी कर रही हूं इस खास शो में। ये जो खास शो हमने रखा है ना, इसमें यही हम बताने वाले कि आज भारत की सेना किस तरीके से ताकतवर हो चुकी है, किस तरीके से एडिशनल फोर्सेस की जब तैनाती हो रही है तो कैसे अब और ज्यादा बल मिलने वाला है। आज एक नई धार मिल गई है। आज हमारी जो सेना है उसको, इंडियन आर्मी की नई रुद्र ब्रिगेड पहली बार मैदान में उतरी है। ये वही ब्रिगेड है जिसे बिजली की रफ्तार से किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार किया गया है और योग्य बनाया गया है। पाकिस्तान से सटी सरहद पर चल रहे त्रिशूल युद्ध अभ्यास में रुद्र ब्रिगेड ने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया है और यही ताकत का प्रदर्शन जब किया गया तो पाकिस्तान थर्रा उठा और इसकी धमक पाकिस्तान तक सुनाई दी है। राजस्थान के रेगिस्तान में गोलियों की आवाज और टैंकों की घड़घड़ाहट से कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है। जो गड़गड़ाहट सुनने को मिली है, वो जो गड़गड़ाहट, वो जो गूंज है, वो पाकिस्तान के लोगों को हिला रही है। ये था त्रिशूल अभ्यास। ये त्रिशूल अभ्यास ऐसा ही था जिसमें भारतीय सेना की नई ताकत की एक झलक दिख रही है। रुद्र ब्रिगेड ने पहली बार हिस्सा लिया है। इसका मकसद किसी भी दिशा से आने वाली हमले को बिजली की रफ्तार से जवाब देने का रहने वाला है। यानी कि रुद्र ब्रिगेड के शक्ति प्रदर्शन से पाकिस्तान के रक्षा गलियारों में बेचैनी है, घबराहट है और वहां पर बौखलाहट नजर भी आ रही है। इस बीच दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले पर अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि घटना की जांच अत्यंत तत्परता यानी कि पूरी जल्दी से करने की कोशिश की जा रही है और तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। पेशेवर तरीके से ये की जाए, पूरी तरीके से प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिले, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं पहल की जा रही है ताकि जो अपराधी है, उनके सहयोगी है और उनके जो प्रायोजक है, उनकी पहचान पूरी तरीके से सामने आ सके, उनकी पहचान की जा सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके। और रुद्र नाम सुनते ही आपको समझ आ रहा होगा, शिव से कनेक्टेड है और हिंदू आस्था से कनेक्टेड है, यानी कि आप समझिए किस तरीके से पूरी तरीके से धावा बोलने के लिए जो दुश्मन है उनके लिए ये रुद्र ब्रिगेड कहीं ना कहीं काल साबित होने वाला है। और अब चलिए ग्राफिक्स आपके सामने हम रख रहे हैं, ग्राफिक्स की मदद से आप समझेंगे कि आखिर ये रुद्र ब्रिगेड इतनी ताकतवर क्यों है। रुद्र ब्रिगेड का खास गठन ही किया गया है इसी तरीके से मारक क्षमता के साथ। ये ब्रिगेड हर परिस्थिति में तैयार रहती है, तत्पर रहती है। ब्रिगेड के जो जवान है हर प्रकार के युद्ध के लिए तैयार है। बात करें गोला बारूद की, तोप्स की या फिर ड्रोन कैमरे की, ड्रोन से निगरानी की, इन तमाम ट्रेनिंग से होकर ये तमाम जो लोग हैं गुजरते हैं। इन सारी जो टेक्निक्स है, अगर कहें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इसमें बेहतरीन तड़का लगाया गया है। ये बटालियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी माहिर है, यानी कि कॉम्बैट जो पावर है वो यहाँ पर एड ऑन कर दी गई है। साथ ही साथ पारंपरिक युद्ध में भी सक्षम ये बटालियन बताई जा रही है। खासकर इस युद्ध में आपको बता दें, अगर कोई युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो किस तरीके से हम बता रहे हैं कि यहाँ पर ये मारक क्षमता के साथ अब एक्टिव नजर आने वाली है। ऑपरेशन अखंड प्रहार क्या है ये भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना की जो क्षमता है वो प्रमाणित करने के लिए बनाया गया है। और आपको बता दें, तीनों सेनाओं का जो युद्ध अभ्यास है, समन्वय के लिए अभ्यास किया जा रहा है। रणनीति, तकनीक और प्रोसेसिंग की जो पूरी प्रक्रिया है उसने कहीं ना कहीं गेम चेंज कर दिया है, गेम चेंजर साबित हो रही है। और एक और जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, ऑलराउंडर है रुद्र ब्रिगेड। रुद्र ब्रिगेड किस तरीके से ऑलराउंडर साबित हो रही है, किस तरीके से मारक क्षमता के साथ आगे आ रही है, ये हम बताएंगे। रुद्र ब्रिगेड एक अनोखी बटालियन है, अनोखी इसलिए क्योंकि इसमें तमाम इकाइयां हैं, सिर्फ एक इकाई नहीं है, मैकेनिकल नहीं है या फिर स्पेशल फोर्सेस नहीं है, इसमें ड्रोन भी है, इसमें आर्टिलरी भी है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी उन्हीं गेस्टों का जो कि हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे और बातचीत करेंगे, बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आखिर ये जो रुद्र ब्रिगेड तैयार की है भारत ने, इससे दुश्मनों के होश जो है कैसे फाख्ता हो रहा है। अनुज माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल, हम बता दें साथ ही साथ यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। गुड मॉर्निंग यूके सर। सबसे पहले आपकी ही और मैं आना चाहूंगी, आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि सबसे पहले तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है टू बी कॉल्ड एन इंडियन। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं रुद्र, शिव के कहीं ना कहीं समान की जो चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व की जा रही है। भैरव हमने देखा किस तरीके से तैयार किया गया और अब इन तमाम चीजों से पाकिस्तान के दुश्मनों के होश फाख्ता हो चुके हैं सर। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए, पहले आज से कुछ दशक पहले हमारी डॉक्ट्रिन ये थी कि हमारी जो फोर्सेस हैं, खास तौर से जो रिजर्व फोर्सेस हैं, वो इंटीरियर में रहेंगी, या तो मध्य भारत में रहती थी या दक्षिण भारत में रहती थी। फिर एक समय ऐसा आया जब ये तय किया गया कि अगर युद्ध होता है तो मध्य भारत से या दक्षिण भारत से फौज को पश्चिम में बॉर्डर तक लाने में बहुत समय चला जाता है। कई बार तो हैवी इक्विपमेंट को अगर आपको लाना है दक्षिण भारत से पश्चिम तक, तो हैवी इक्विपमेंट बतौर रेल लाया जाता था, तो 15 दिन लग जाते थे। तो आज से अब फिर उसको आस्ते आस्ते मॉडिफाई करके ऐसे कहा गया कि कोल्ड स्टार्ट, यानी हमारी जो स्ट्राइक फॉर्मेशंस होगी उसके कुछ एडवांस एलिमेंट्स पहले से ही बॉर्डर के पास तैनात रहेंगे। यानी अगर कुछ हरकत होती है दुश्मन द्वारा तो ये एलिमेंट्स ना सिर्फ डिफेंसिव वरन ऑफेंसिव पोस्चर भी तुरंत मैच कुछ घंटे के अंदर ही अख्तियार कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो आईबी भी क्रॉस कर सकते हैं। आज जो एक्सरसाइज की गई है अखंड प्रहार, इसमें मामला और भी ज्यादा एफिशिएंट और सटीक बनाया गया है। अब
कोल्ड स्टार्ट की जगह अब कॉन्सेप्ट है कोल्ड अटैक। यानी इससे पहले कि शत्रु हम पर हमला करे, हम शत्रु के ऊपर हमला कर सकते हैं। इसके लिए जो फोर्सेस हैं, दो चीजें जरूरी हैं। पहली चीज तो है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास डिप्लॉयड रहेंगी पीस टाइम में भी, और दूसरी चीज है कि जो फॉर्मेशंस होंगी उनका जो एमलगेशन है, उनकी जो इंटीग्रेशन है वो पहले से ही सुनिश्चित रहेगी। मैं वैसे दर्शकों को बता देता हूं कि पहले पहले कॉन्सेप्ट ये था कि आर्टिलरी रेजिमेंट एक जगह होती थी, इन्फेंट्री रेजिमेंट एक जगह होती थी, आर्मर्ड एक जगह होती थी, और युद्ध के दौरान उनके जो ब्रिगेड कमांडर्स हैं या आरटी कमांडर, टैंक कमांडर, ये सब मिलकर एक जॉइंट प्लान बनाते थे, और समझिए डिवीजन कमांडर या कोर हेडक्वार्टर के नीचे वो मिलकर युद्ध लड़ते थे। तो उसमें अब कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं, ब्रिगेड लेवल पर ही एक तरह से सारी कोऑर्डिनेटेड रिक्वायरमेंट पहले से ही मौजूद होंगी। उसमें नई चीज ये है कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अब मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है क्या। देखिए, युद्ध के दौरान जब हमारी फौज दुश्मन की फौज पर हमला करती है, तो हमारी फौज में लोएस्ट लेवल पर, बटालियन लेवल पर, ब्रिगेड लेवल पर यह कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो दुश्मन जो कम्युनिकेशन कर रहा है, देखिए दुश्मन के कमांडर भी तो बटालियन कमांडर ब्रिगेड कमांडर के साथ बात कर रहा है, ब्रिगेड कमांडर डिव कमांडर के साथ बात कर रहा है, इसी तरह से बटालियन कमांडर आगे की तरफ अपनी कंपनी कमांडर्स को कमांड कर रहा है, मैसेज दे रहा है, उसको इंटरसेप्ट कर सके। पहली चीज, उसको इंटरसेप्ट करके हमें समझना पड़ता है कि ये बोल क्या रहा है, किसको क्या आदेश दे रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। दूसरी बात है कि इन रुद्रा बटालियन में आस्ते आस्ते ऑफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आ रहा है, जिसके तहत दुश्मन की कम्युनिकेशन को जैम कर पाएंगे। बिल्कुल, पहले पहले क्या होता था कि ऐसी कैपेबिलिटी कोर हेडक्वार्टर या डिव हेडक्वार्टर लेवल पर होती। में जब मैंने लिया है, इससे समझ आता है कि कितनी बड़ी इसे कहीं ना कहीं एक सक्सेस माना जाए उस सोच पर जो कि सरहद पार से चलती है या दुश्मनों के मन में चल रही है, उनकी सोच पर ही सीधे सीधे ताला जड़ दिया एक तरह से। और हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर सर रिटायर्ड जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर वेलकम। और सबसे पहले मैं आपसे इसी पर जवाब चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा है क्या कर ये अजूबा क्या कर डाला है इंडियन आर्मी ने। देखिए, हम पहले देखते थे या तो स्पेशल फोर्सेस है, मैकेनाइज्ड फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस है, आर्टिलरी है या ड्रोन है, ये अलग अलग तकनीक हुआ करती थी, लेकिन अब इंटीग्रेट कर दिया। सर, ये क्या एक नया प्रोसेस है, आप समझाइएगा, और कैसे इससे ताकत मिल रही है। जय हिंद ऋतु। देखिए, मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ। ये एज ए कॉन्सेप्ट ये हमेशा से रहा, एज ए डिजायर ये हमेशा से रहा। मैंने भी ब्रिगेड सब चीजें कमांड करी हुई है, मैं जानता हूं कि क्या होता है कि जब आपके ऊपर आपको एक ऑफेंसिव एक्शन लेना पड़ता है। बेसिकली ये जो रुद्रा ब्रिगेड है ये एक ऑफेंसिव एलिमेंट, और जब आपको एक ऑफेंसिव एक्शन लेना है तो आपको बहुत सारे सपोर्ट एलिमेंट्स की जरूरत होती है। आपको लड़ने के लिए इन्फेंट्री चाहिए, लड़ने के लिए आर्मर और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री चाहिए। आर्मर्ड का मतलब टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का मतलब बख्तरबंद गाड़ियां, हर एक का अपना अपना रोल होता है। आर्टिलरी चाहिए जो कि आपको फायर सपोर्ट देगी, आपको लॉजिस्टिक्स एलिमेंट चाहिए और कम्युनिकेशन एलिमेंट चाहिए। ये तमाम एलिमेंट्स लड़ाई के लिए ऐसा नहीं है कि होते नहीं थे, ये दिए जाते थे और ये पीछे से आपको आकर के मिलते थे। और जब आप हमले के लिए जा रहे हैं या एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं तो उससे कुछ समय पहले वो आकर के आपके साथ मिल जाते थे कि मैं आपका आर्टिलरी एरो आर्टिलरी ओपी हूँ, मैं आपका अमर वो हूँ, मैं आपका, और वो अपना अपना इक्विपमेंट लेकर जाते थे। सबसे बड़ा उसमें जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि आपने हालांकि करते थे साथ ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग एक कमांडर के सोच के हिसाब से एक कमांडर के अंडर ट्रेनिंग नहीं हुई, एक कमांडर के। अब आप क्या सबसे बड़ा एडवांटेज है लड़ाई में आपको चाहिए कि आप शुरू से लेके आखिर तक एक साथ रहें, एक कमांडर के नीचे ट्रेनिंग करें, एक कॉन्सेप्ट को वैलिडेट करें और उसके साथ आप खेले कूदे, एवरीथिंग यू आर डूइंग टुगेदर, और वो तमाम चीजें एक कमांडर के अंदर है तो उसको रेडीली वो अवेलेबल है। आपको कहीं पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है कि मुझे 2 फायर यूनिट का आर्टिलरी का सपोर्ट दे दो या वो दे दो, ये सब इनके पास अवेलेबल है।
तो बेसिकली ये एक 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 बैटलफील्ड जो है वो एवर इवॉल्विंग सिचुएशन होता है। आज आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि एक भी व्यक्ति ने लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर को पार किए बगैर 3 दिन में पाकिस्तान को धूल चटा के उसको नीचे गिरा दिया। उसकी वजह यही है कि हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं। जो हमें चाहिए, जहां चाहिए, जिस क्वांटिटी में चाहिए, वहां पर वो अवेलेबल है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए ये हम ये कॉन्सेप्ट को हमने रियलाइज किया है, और इस वजह से आप देखेंगे कि उनके पास सब कुछ एक साथ रहेगा, इकट्ठा एक जगह पर रहेगा, और वो फिर एक एज ए यूनिट, जैसे कि देवनाथ सर ने कहा, ये अब कॉन्सेप्ट कोल्ड स्ट्राइक का हो गया है। बिल्कुल आप सर, और ये जो ये डिस्कशन है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली। जी, अपनी हाँ पॉइंट को क्लियर कीजिएगा। जी जी हाँ, मैं एक चीज और बताना जी चाहता हूँ। उसके बिल्कुल। बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका जो 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 प्रशिक्षण के समय में आपका जो काम होता है, अभी देखिए जो 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 एक्सरसाइज हो रही है सदर्न कमांड की, उस एक्सरसाइज में इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम करके दिया है। दूसरी चीज, जो एक बात, जो भैरव की बात हम कर रहे थे, अगर अभी करना चाहते हैं तो मैं भैरव के बारे में भी बता देना चाहता हूँ कि क्या था कि हमारे पास स्पेशल फोर्सेस की बटालियंस ऑलरेडी हैं, बहुत हेविली इक्विप्ड हैं, हेविली आर्म्ड हैं, टास्क स्पेसिफिक है। भैरव का भी कॉन्सेप्ट वही है कि वो एक ऐसी बीच की बटालियन बनाई जाए जो कि ना तो घातक प्लेटून के बराबर है, जो कि एक इन्फेंट्री यूनिट का हिस्सा थी, और ना ही एक मेजर एसएफ बटालियन के बराबर है। उसको ऐसा स्विफ्ट बनाया जाए कि वो टेरेन स्पेसिफिक और टास्क स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सके। और टारगेटेड उसमें प्रिसिशन के लोग साथ करे। एक चीज और, फिर तो बस एक चीज बताना चाहता हूं कि उसमें लोग उसी इलाके के हों, सन्स ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट। ये जो महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी ने जो करके दिखाया था और उनको महावीर चक्र मिला था, उसकी वजह यही थी कि जो लोग 10 पैरा एसएफ में हैं वो सब राजस्थान के रहने वाले थे, और उनको उस इलाके में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से ऑफ दी सॉइल जिंदा रहना है, और उनको उस इलाके का पूरा बैकवर्ड नॉलेज थी। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगा करके और उसको थोड़ा लाइटली इक्विप करके, स्पेसिफिक, आपको हाई एल्टीट्यूड में अलग किस्म के वेपन सिस्टम की जरूरत है, अलग किस्म के लोगों की जरूरत है। यस। तो वहां पर, तो इस चीज को ध्यान में रख के ये जो आगे की बात सोची जा रही है, फ्यूचर जो इसमें एलिमेंट डाला जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। मेरा मतलब यह है कि यू मस्ट कीप थिंकिंग अ स्टेप अहेड। लड़ाई में वही जीतेगा जो एक या दो स्टेप आगे सोच करके उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। नहीं तो बिल्कुल, और ये फ्यूचर ओरिएंटेशन ही है भारत की। पहले पहले ही सोच लेते हैं आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है, और पूरी प्लानिंग करके करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग खाली गीदड़ भपकिया ही देते हैं। सर, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव सर भी जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भी। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, ये जो गूंज है हमारी रुद्र ब्रिगेड की, इससे ऑल इज नॉट वेल इन दी, कह सकते हैं ना, ये दुश्मन के जोन में ऑल इज वेल नहीं है इस वक्त। डर रहे हैं वो, क्या कर दिया आपने, कांप रहे हैं? देखिए रितु जी, पाकिस्तान जैसा जो आतंक परस्त राष्ट्र है, या चाइना जैसा जो विस्तारवादी राष्ट्र है, ऐसे जो एडवर्सरीज हैं, उनके विरुद्ध भारत अपनी जो डिफेंस पोस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार सशक्त और मजबूत बना रहा है। और उसमें जो भी मॉडर्नाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो भी लगातार चल रही है, इंटीग्रेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, और ये जो सर्विसेज के बीच में जो इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो इस रुद्रा ब्रिगेड के रूप में भी सामने आया है, और भैरव ब्रिगेड के तौर पे भी सामने आ रहा है। जाहिर है कि ये जो सारी जो प्रक्रिया है वो हमारे फोर्सेस को एक त्वरित गति से, जहां कहीं भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हो, कंटिजेंसी हो, युद्ध की स्थिति हो, ऐसे में वो त्वरित तरीके से अपनी जो कार्रवाइयां हैं वो इंटीग्रेटेड तरीके से कर सकते हैं। सभी सर्विसेज, जिसमें कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना का जो एलिमेंट है, साइबर डोमेन का जो एलिमेंट है, स्पेशल फोर्सेस का, ड्रोन्स का जो एलिमेंट है, सब कुछ उसमें इंटीग्रेशन है उसका। और एक ऑपरेशन अखंड प्रहार के माध्यम से इसको टेस्ट भी किया गया है। और जैसा कि इसके जो लेफ्टिनेंट जनरल कमांडिंग, जो जिनके नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन और ये अभ्यास किया गया, उन्होंने इसकी सफलता के बारे में भी बताया कि हम सारे पैमानों पर हम पूरी तरह से खरे उतरे हैं। और जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान में एक खलबली को पैदा करने वाला ये डेवलपमेंट अवश्य है,
लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस तरीके के जो मॉडर्नाइजेशन को, इंटीग्रेशन को लगातार भारत आगे भी करता रहेगा और अधिक से अधिक हम अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, डिफेंस पोस्चर को रोबस्ट बना करके रखना चाहते हैं, क्योंकि जो भारत के लिए ये इम्पेरेटिव है, ये अनिवार्य है और रणनीतिक जो है आवश्यकता है कि हम इनमी के अंदर एक दबाव बना करके रखें, अपनी तैयारियों को लेकर के अपना जो पोस्चर है वो इतना सशक्त और मजबूत रखें कि कोई भारत के ऊपर आंख जो है डालने का जो है दुस्साहस तक ना कर सके। और यही बात चाइना के संदर्भ में भी ये नया भारत कर रहा है। आज का ये जो नया भारत है, जाहिर है कि चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज का मुकाबला पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ करता है। पाकिस्तान के साथ तो बातचीत करने का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन चाइना के साथ हम बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ भी जो बातचीत हो रही है उसमें अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को लगातार हम सशक्त और मजबूत दिखाते हैं और उनको ये लगातार समय समय पर एहसास कराते हैं कि आप देखिए, अगर कोई दुस्साहस आपने किया तो इसका अंजाम ये होगा, क्योंकि हमारे पास ये कैपेबिलिटीज है। तो ये जो अभ्यास होते हैं रितु जी, इसका एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी होती है और ये जो मैसेज है वो एडवर्सरीज के पास जा रहा है और दुश्मनों के पास जा रहा है सर, बाकायदे जा रहा है। यही तो वजह है बौखलाहट की, यही तो डर उन्हें सता रहा है। यूके देवनाथ सर, ये जरा प्रेजेंट कीजिएगा, क्योंकि द्रास में करगिल विजय दिवस के दिन जब पहुंचे थे आर्मी चीफ, उन्होंने जिस तरीके से अपना सख्त रवैया रखते हुए एकदम ब्लंट तरीके से बोला, क्लियर तरीके से बोला कि हम तो वर्क कर रहे हैं, हम सिर्फ दिखाते नहीं हैं, गीदड़ भभकियां नहीं देते हैं पाकिस्तान की तरह या दुश्मनों की तरह, हम एक्ट करते हैं। वी डोंट ओनली रिएक्ट, हम एक्ट करते हैं। तो ये अगर हम कहें किस तरीके से दिखाता है आर्मी चीफ की जो बॉडी लैंग्वेज उस दिन थी, विजय दिवस के दिन, करगिल विजय दिवस के दिन, वो क्या कहती है? रितु जी, जो युद्ध होता है वो शांति काल में भी लड़ा जाता है। शांति काल में आप दुश्मन को साइकोलॉजिकल तरीके से प्रभावित करते हैं। दुश्मन को शांति काल में एक मैसेज देना पड़ता है कि हम तैयार हैं। इसके अलग अलग अंदाज होते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका होता है ऑपरेशंस या एक्सरसाइज करना, जैसे अभी अखंड प्रहार चल रहा है और इसके पहले त्रिशूल सरक्रीक और गुजरात एरिया में चल रहा था। इन एक्सरसाइज के जरिए आप दुश्मन को दिखा देते हैं कि अगर रिक्वायर्ड हो, अगर जरूरत पड़े तो आप बहुत बड़ी तादाद में हैवी इक्विपमेंट को फॉरवर्ड पोजीशन में मोबिलाइज कर सकते हैं। होता यह है कि जैसे कारगिल में क्या हो गया था कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनको शायद भनक नहीं लगी कि किस तरह से बर्फ पिघलने के पहले ही पाकिस्तान की जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, NLI, वो आके ऊंची ऊंची चोटियों पर बैठ गई। इससे हुआ क्या कि जब अप्रैल में हमारी फौज वहां पर गई, जो कि उसके पहले नॉर्मल SOP थी, नॉर्मल प्रोटोकॉल था, तो जब हमारी फौज नीचे से ऊपर गई, क्योंकि ऊंची चोटियों में अप्रैल के बाद से बर्फ पिघलनी शुरू होती है, तो हमने देखा ये तो पहले से ही बैठे हैं वहां पर। अब क्या हुआ, जैसे अब ड्रोन का इंट्रोडक्शन किया गया है, तो क्या होगा कि हमारे ट्रुप्स को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को वहां जाकर जमीन पर देखने की जरूरत नहीं है। एक शब्द होता है कि बियॉन्ड द हॉराइजन। देखिए, कोई कमांडर है, उसको जमीन पे रहते हुए कितना दिखाई देता है? जितनी दूर तक वो दूरबीन से देख सकता है। बियॉन्ड द हिल क्रेस्ट, अगर सामने एक जंगल है या पहाड़ की चोटी है, तो वो उसके पीछे, पहाड़ की चोटी के पीछे दुश्मन क्या कर रहा है, या रेगिस्तान में सैंड ड्यून के पीछे दुश्मन क्या टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट कर रहा है, पता नहीं रहता कमांडर को। वो जमीन पर है, दूरबीन के साथ देख रहा है। अब क्या है, ड्रोन आ गए हैं। ड्रोन की मदद से वही बटालियन, वही ब्रिगेड ड्रोन को फॉरवर्ड एरिया में 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर अंदर जाएगी शत्रु की तरफ। या कारगिल में चोटी के ऊपर आपको बर्फ पिघलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जब हैवी स्नोफॉल है, कारगिल की चोटियों पर बर्फ 10-10 फीट गहरी होती है, तो ये ड्रोन उड़ के जाएंगे और आपको पहले से ही इंडिकेशन दे देंगे कि दुश्मन क्या कर रहा है, शांति काल में या युद्ध काल में। तो दुश्मन इन चीजों को मॉनिटर कर रहा है और वो भांपने की कोशिश करता है कि हमारी ऑफेंसिव, देखिए हमारी जो डिफेंस करने की ताकत है वो सब देशों को मालूम है कि अगर दुश्मन ने हमला किया, हम हमारे देश को बचा लेंगे। लेकिन हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी कि अगर युद्ध हुआ
तो हम पश्चिम में पाकिस्तान के अंदर 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर घुस जाएंगे। इससे दुश्मन डरता है। तो शांति काल में जैसे हमने त्रिशूल किया, अखंड प्रहार कर रहे हैं, हम दुश्मन को दिखाने की जरूरत पड़ी तो हम अब नाम ले ही लेता हूं, ओपन सोर्स है, जरूरत पड़ने पे हम गदरा रोड में 80 किलोमीटर घुस जाएंगे। जी बिल्कुल, और ये कॉम्बैक्ट शक्ति दिखा भी रही है, ये दिखा भी रहा है कि कितनी केपेबल इंडियन आर्मी है, हमारी जो फोर्सेस हैं वो कितनी केपेबल है, हमारी स्ट्रेटेजिकल फोर्सेस जो है वो कितनी प्रिसाइज है। और क्योंकि ड्रोन का जिक्र आपने किया है तो डिजिटलाइज भी पूरी तरीके से कर दिया है, यानी कि जो दुश्मन है, और स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी पाकिस्तान, उसकी तो इधर दूर दूर तक कोई जगह ही नहीं है सर। और हमारे साथ अनुज माथुर सर है। सर, हमने कहा है, जब भी हमने शिव शक्ति का जिक्र किया है, शिव शक्ति या शिव तांडव स्रोत का जिक्र किया है, वी गेट गूज़बम्स सर। और वही गूज़बम्स जब हम युद्ध अभ्यास कर रहे थे ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए, अभी तो सिर्फ 2 ही आई हैं रेजिमेंट्स ना, 2 ही बटालियन अभी अलॉट हुई हैं, इतने में ही काम खराब हो गया उन लोगों का, इतने में ही काम खराब दुश्मनों का हो चुका है। आगे क्या होगा सर? रितु देखिए, ये बिल्कुल साफ बात है और हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। देखिए, पहले क्या होता था, मैं आपको एक और वजह बताता हूँ कि कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी थी। रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से आप हर वो चीज जो कि युद्ध के लिए किसी भी कमांडर को चाहिए उसके साथ दे नहीं सकते। उस चीज को आपको टाइम शेयरिंग करना पड़ेगा। कुछ देर वो आर्टिलरी का सपोर्ट एक के पास रहेगा, कुछ देर दूसरे के पास रहेगा। अब इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस का बनना इस चीज को भी दर्शाता है, ये पाकिस्तान समझ ले, चीन समझ ले कि अब हमें रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ रही है। ये रिसोर्सेज हमारे पास हैं, और न केवल हैं बल्कि हम उन रिसोर्सेज को इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं। हमें न तो युद्ध भूमि में और ना युद्ध भूमि के बाहर अपने शोल्डर्स के ऊपर से किसी चीज को देखने की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे लगता है इसके साथ गया है। ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, ये रुद्रा फॉर्मेशंस जो है, रुद्रा ब्रिगेड, ये एक बहुत बढ़िया और बहुत ही ज्यादा इकट्ठा होकर के बना हुआ एक बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप तो नहीं कहूंगा, वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, लेकिन उस प्रकार का एक ऐसा कॉम्बैट यूनिट बना दी है जो कि शुरू से आखिर तक उसी में ट्रेनिंग साथ करेंगे, थिंकिंग साथ करेंगे, प्लानिंग साथ करेंगे, इक्विपमेंट के साथ फैमिलियराइजेशन साथ करेंगे, इक्विपमेंट को किस प्रकार से प्रयोग में लाना है वो साथ साथ देखेंगे। और कमांडर एक रहेगा, वो पीस टाइम में भी वही कमांडर है। उसी कमांडर के विचार से आप देखिए, हर कमांडर के विचार के ऊपर काफी चीजें निर्भर करती हैं, तो वो उसी तरीके से आप ट्रेनिंग करेंगे। और जो आज लोग कमीशन होकर के आएंगे आज से 20 साल बाद इस प्रकार के ऑल आर्म्स वॉरफेयर में, कंबाइंड वॉरफेयर में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज का कमांडर नहीं है, आज का कमांडर भी उतना ही शक्तिशाली और उतना ही वर्सेटाइल है, लेकिन वो उस माहौल में बढ़ेगा तो आप देखेंगे कितना जबरदस्त ब्रिगेड कमांडर वो इस प्रकार के रुद्र ब्रिगेड का बनेगा। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो बहुत आवश्यक है कि ये जो रुद्र ब्रिगेड है, ये रुद्र ब्रिगेड टेरेन स्पेसिफिक होगी। आपको रुद्र ब्रिगेड सियाचिन ग्लेशियर के लिए या हाई एल्टीट्यूड की जो नॉर्थ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाहिए उसका कॉम्पोजिशन अलग किस्म का होगा। जो आपको डेजर्ट के लिए चाहिए उसका कॉम्पोजिशन अलग किस्म का होगा। जो आपको प्लेन्स में चाहिए या बिल्ट अप एरियाज में चाहिए उसका कॉम्पोजिशन अलग किस्म का होगा। और ये तमाम कॉम्पोजिशंस में काम हो चुका है और काम हमेशा से होता रहा है, लेकिन उसको अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने और रक्षा मंत्री ने पूरी तरह से फॉर्मलाइज करके और उसको हमने एक्सरसाइज त्रिशूल और अखंड प्रहार दोनों में टेस्ट करके शत्रु के पास एक बहुत जबरदस्त मैसेज भेज दिया है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो आज की तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमको पाकिस्तान कुछ भी क्यों नहीं कर पाया, ऋतु ये पर समझना बहुत जरूरी है। एक दो बार मैं आपके चैनल पे पहले भी यही बात बोल चुका हूं। इसकी वजह थी कि हम सर क्रीक से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक पूरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो हमारे पास इक्विपमेंट है उस सबको इंटीग्रेट करके हमने एक सीमलेस इलेक्ट्रॉनिक वॉल, इलेक्ट्रॉनिक फेंस तैयार कर दी थी। उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान का हर एक चीज जो हवा में उड़ी उसको हमने डिटेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया
और फिर हमारे पास एक मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड बना हुआ था। उस ग्रिड से हमको एग्जैक्टली पता था कि कहां पर कौन सा हथियार एंटी टैंक या एंटी एयरक्राफ्ट हथियार एडी है, एडी का हथियार है, उससे उसको हमने एंगेज किया और उसको खत्म। अब ये कैपेबिलिटी हर रुद्र ब्रिगेड के पास इनहेरेंटली होती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो होता है, तीन इंपॉर्टेंट हिस्से, 1 मिनट और दे दे मेरे को, हिस्से होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, जिसमें कि आप अपनी सेनाओं को सपोर्ट करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, कि आप अपने शत्रु को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ना करने दें। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, जब आप शत्रु इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को अप्लाई कर रहा है, उस समय हम इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को लगा करके और उसको नकारा करके और अपनी एरियल एक्टिविटी कर सकते हैं। और यही की काबिलियत अब ब्रिगेड लेवल पे इस ऑफेंसिव यूनिट के अंदर आ गई है। और उससे क्या लाभ होने वाला है कि हम पूरी तरह से कहीं भी जाकर के, अब पहले क्या होता था कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की अम्ब्रेला से बाहर निकल गए तो आपको फिर परेशानियों से ज्यादा आगे नहीं जा सकते। अब आप 70-80 किलोमीटर, जैसे कि देवनाथ सर ने कहा, 80 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक आप इस फॉर्मेशन से हमला करके और वहां पर अपने आप को उसी हालत में रख करके और वहां पर जमीन का ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है। और सबसे बड़ा मैसेज मेरे हिसाब से जो गया है वो ये कि आज भारत, हम किसी भी चीज के लिए किसी निर्भर नहीं है, और हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। ऋतु, अवेलेबिलिटी ऑफ इट रिसोर्सेज हैज मल्टीप्लाइड सर। मैं कहूंगी अगर ये आप मारक क्षमता की बात कर रहे हैं, वो 2 गुनी, 3 गुनी और 10 गुनी अब हो चुकी है और बहुत जल्द 100 गुनी भी हो जाएगी। सर, इसके साथ साथ रफ टेरेंस की आपने जब बात की है, रफ टेरेंस में मारक क्षमता आपने गिनवाई, किस तरीके से कितना एरिया ये कवर करेगा, यानी कि दुश्मन को पहले से ही भांप लेना और उसे वहीं पर खत्म कर देना, नेस्तनाबूद कर देना, ये एडिशनल क्वालिटी इस रुद्र ब्रिगेड की है या भैरव की है, इस पूरे युद्ध अभ्यास की है। वापस आपके पास आऊंगी सर। संजीव श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अमेरिका खुश है क्या? अमेरिका इसे देख रहा है? इज सुपर पावर वॉचिंग दिस? They must be watching it, but let them watch. We will do our job, and हम लोगों का अपना जो कार्य है वो करेंगे। और जाहिर है कि ये जो पूरी जो तैयारियां हैं वो भारत की अपनी स्वयं की रक्षा के लिए बेहद आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है, अपरिहार्य है। और जैसा कि मैंने कहा कि अमेरिका तो बहुत दूर है और अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध हैं उसकी जो प्रकृति है अलग है, वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन जो एडवर्सरीज हैं ये उनके लिए विशेष रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत अपनी तैयारियों को करके रखे, ताकि किसी भी तरीके का जो चैलेंज है वो एडवर्सरीज की तरफ से यदि आता है और जिसकी की आशंकाएं लगातार रहती हैं, तो ऐसे में उसको जो है त्वरित गति से और एक इंटीग्रेटेड तरीके से और बहुत ही एडवांस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। और ये जो खतरे हैं भारत के जो रीजनल जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो जाहिर है कि बहुत ही चैलेंजिंग है। अमेरिका की आपने चर्चा की, अमेरिका तो बहुत ही सेफ टेरिटरी एक तरह से है कि वहाँ पर उसके आसपास कोई ऐसा मेजर एडवर्सरी नहीं है। हालांकि आतंकवादी वहाँ भी पहुँच गए और 9/11 जैसा वहाँ पर हमला कर दिया, वो चैलेंज अमेरिका के लिए अभी भी है। लेकिन उस अगर तुलना करें भारत और अमेरिका की, तो भारत का जो रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। और इस चैलेंज में एक तरफ तो दुनिया का जो सबसे बड़ा 21वीं सदी का चैलेंज, चाइना आपका सबसे बड़ा पड़ोसी है, और उसके बाद पाकिस्तान जैसा जो आतंक परस्त राष्ट्र, जो आतंकवाद का एपी सेंटर है। तो ऐसे में भारत के लिए बेहद आवश्यक हो जाता है, अमेरिका से भी कहीं ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी जो सिक्योरिटी जो प्रिपरेशंस हैं, अपनी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो रोबस्ट रखें, वो सशक्त रखें, वो मजबूत रखें, वो अधिक मॉडर्नाइज रखें, एडवांस्ड रखें। और ये जो कार्य है वो आज का नया भारत, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो कर रहा है। और यदि ये पहले से किया गया होता, खैर वो समय बीत चुका है, मैं पिछले में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह है कि आज का जो नया भारत है वो अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स को
और डिफेंस इम्पेरेटिव्स को बहुत अच्छी तरह से समझता है। चाइना का जो चरित्र है हम जानते हैं कि बिल्कुल, चाइना एक और ऐसा ये राष्ट्र है। बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि हम जब ये पेश करते हैं, चाहे भैरव की बात हो, ऑपरेशन त्रिशूल की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, या ये तमाम जो चीजें भारत करता है, इस पर नजर तो जाती है। आज ही मार्को रूबियो कह रहे थे कि भारत को किसी मदद की जरूरत नहीं है, सक्षम है, केपेबल है। और इसके साथ साथ यूके देवनाथ सर, मेरा सवाल ये रहेगा, मैंने एक एआई जनरेटेड वीडियो देखी थी कि कैसे ये जो पूरी इंटीग्रेटेड कह सकते हैं बैटल ग्रुप वर्क कैसे करेगा, जब ये बैटल ग्राउंड पर होगा तो कैसे वर्क करेगा, कैसे इसमें जो तोप आपने एड ऑन किए हैं, गोला बारूद एक साथ एड ऑन किए हैं, मैकेनाइज्ड सिस्टम्स एड ऑन किए हैं, या स्पेशल फोर्सेस के साथ ड्रोन भी लगा दिए हैं। पहले ड्रोन चल रहा है, पीछे से मैकेनाइज्ड फोर्सेस आ रही हैं, स्पेशल फोर्सेस आ रही हैं, तोप भी चल रहा है, एक साथ सारा आपने कर दिया सर, दुश्मन तो वैसे ही डर जाएगा। हाँ रितु जी, अभी जो एक्सरसाइज चल रही है इसमें कुछ छुपी हुई चीजें भी हैं जो कि आम जनता को पता नहीं लगता, जो कि युद्ध में किसी भी ऑफेंसिव फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है, जब हमला अटैक चालू हो जाता है तो कुछ देर के बाद उसका मोमेंटम रुक जाता है। उसकी सबसे बड़ी रीजन 3 कारण है। एक तो पीछे से अम्युनिशन आना जो है वो स्लो हो जाता है। तो अभी जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत बड़ा एम्फेसिस दिया है कि जैसे जैसे हमारी फॉर्मेशंस आगे बढ़ रही हैं, रियर से यानी 200 किलोमीटर पीछे से, 100 किलोमीटर पीछे से आर्मी ऑर्डिनेंस के डिपो से किस तरह से फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन अम्युनिशन को भी दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुसकर सप्लाई करना है, वो एक वीक लिंक है। क्या होता है कि इन्फेंट्री आगे चली गई, टैंक आगे चले गए, तोपखाना आगे चला गया, लेकिन उनके पास जो फर्स्ट लाइन अम्युनिशन थी वो फायर हो गए, तोप के गोले खत्म हो रहे हैं, टैंक के गोले खत्म हो रहे हैं। तो अब क्या है कि ऑर्डिनेंस को भी लिंक किया गया है कि पीछे से लगातार गोला बारूद अम्युनिशन आता रहेगा। दूसरी चीज, कई बार ऑफेंसिव इसलिए स्लो हो जाता है क्योंकि सामने ऑब्स्टिकल है, सैंड ड्यून्स हैं, खड्डे हैं, पहाड़ हैं, एक नहर सामने आ गई, या जैसे हम बोलते हैं डीसीबी, डिच कम बंद आ गया। तो अब क्या है कि इन फॉर्मेशंस के साथ इंजीनियरिंग जो सपोर्ट एलिमेंट है वो भी साथ में जाएगा। तो सामने अगर दुश्मन का एक नहर आ गया या डिच कम बंद आ गया तो तुरंत इंजीनियर्स जो है उसको लेवल कर देंगे, डायनामाइट से उड़ा देंगे, या उसके ऊपर इंजीनियर्स अपने साथ मोबाइल ब्रिज लेके चलते हैं। एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं BLT, ब्रिज लेइंग टैंक। एक टैंक के ऊपर एक पुल लगा होता है जो कि जाकर दुश्मन के कैनाल के ऊपर पुल को खोल देता है और फॉलो ऑन फोर्सेस तुरंत उस नहर को क्रॉस करके नहर के उस तरफ हमला कर सकती हैं। तो इन सब चीजों को एक साथ एक इंटीग्रेटेड तरीके से प्रैक्टिस किया गया है, सिस्टम को इंटीग्रेट करके एकीकृत कर दिया है। अनुज माथुर सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, कई पटलों पर उन्होंने इस बात को रखा है और उन्होंने एक क्रिस्प लाइन रखी थी, मैं आपके सामने वो लाइन रखना चाहूंगी और उसके मायने भी समझना चाहूंगी। उन्होंने कहा था विक्ट्रीज आर नॉट गेन्ड बाय गन्स एनीमोर। गन्स से सिर्फ अब विक्ट्रीज नहीं मिल रही है, वी विन इट थ्रू लॉजिस्टिक्स, we win it through all the supplies, हम लोग जो जीत रहे हैं, हमारी जो विक्ट्रीज है या डिफीट है वो लॉजिस्टिक्स पर डिपेंड करती है। अब सिर्फ और सिर्फ खाली आप बंदूक चला रहे हैं उससे नहीं चलती है, जैसा पाकिस्तान करता है, खाली छोटी छोटी बंदूकें लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं बड़ी बड़ी बातें। बिल्कुल बिल्कुल रितु, ये बात मैंने अपने पहले बार में कही भी थी कि आपको किसी भी युद्ध को, ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात एक रक्षा मंत्री देश के ने कही है और मेरे ख्याल से देश के रक्षा मंत्री के मुंह से ये बात भारत के इतिहास में पहली बार निकल करके बाहर आई है। हम लोगों को जो सैनिक हैं हमें शुरू से पता है कि मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अगर एक तीर कमान है तो जो वॉर है, जो लड़ने वाली फोर्सेस हैं वो तो उसका वॉर हेड है जो तीर कमान का ऊपर वाला होता है, और जो उसको स्टेबिलिटी देता है जो तीर का बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो सिर्फ लॉजिस्टिक्स है। आपका वो जो वॉर हेड है वो कहीं जा नहीं सकता अगर आपका जो पीछे वाला हिस्सा उतना का उतना मजबूत और उतना का उतना त्वरित गति से जहां पर पहुंचना है ना पहुंचे। ये बात लगभग 4 दशक का जो अनुभव मैं ये बता रहा हूं कि हमेशा हर एक्सरसाइज में और या एक्चुअल ग्राउंड एक्चुअल फोर्स में कहां पर आकर के रुकती थी लड़ाइयां कि भाई अब
लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट यहाँ पर कम हो गया, या यहाँ से वहां हो गया, या कहीं ज्यादा प्रायोरिटी है वहां चला गया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब अगर आप इस बात को समझ गए हैं कि हमें लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने की आवश्यकता है, और वो लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के 2-3 क्लियर तरीके होते हैं। एक, आप युद्ध कर रहे हैं मान लीजिए कहीं पश्चिमी क्षेत्र में, और आपका एम्यूनिशन कहीं और से आना है, तो जी ये, और उसमें तो क्वांटिटी, क्वालिटी और उसकी मोबिलिटी, मैचिंग मोबिलिटी ऑफेंसिव ट्रूप्स के साथ आपके लॉजिस्टिक्स एलिमेंट्स की होना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी लड़ाई होती है तो 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स उस लड़ाई के होते हैं। एक तो कॉम्बैट आर्म्स होती हैं जो कि एक्चुअली लड़ती हैं, इन्फेंट्री आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री टाइप। फिर कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स होती हैं, और कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स में आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, ये सब। और उसके बाद सपोर्टिंग सर्विसेज होती है। ये लॉजिस्टिक्स का मेन मुद्दा है। और अगर वो लॉजिस्टिक्स का जो इशू है वो आपके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, उसके साथ आपके जो फॉर्मेशन है उसको कितनी, कब, कहां पर क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसी को रुद्र ब्रिगेड के बीच में ला करके इंटीग्रेट कर दिया है, उसको मैचिंग मोबिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। और जब आप आगे दुश्मन के क्षेत्र में घुस रहे हैं तो वो उसी मोबिलिटी के साथ, उसी स्पीड के साथ आपके साथ साथ वो लॉजिस्टिक्स चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको, इस चीज को रोक पाना किसी के बहुत ज्यादा लोगों के वश में होगा। और ये एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। वजह फिर मैं बता रहा हूं वही है कि हमने अपने आप को इस प्रकार से तैयार कर लिया है कि हम जो इंडिजनाइजेशन है ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट, जो भी और उसके अलावा अवेलेबिलिटी। पहले क्या होता था कि हम लोग पैसा इस पर लगाने में बहुत ज्यादा सोचते थे। मैं उदाहरण दूंगा कि ये जो बोफोर्स की गन खरीदी, बहुत शानदार वेपन सिस्टम था, 1986 में खरीदा गया शायद। उसके पश्चात चूंकि ये क्लाउड के अंडर आ गया, उसके पश्चात 20, 25, 30 साल तक हमने कोई गन नहीं खरीदी दुनिया से। आप देखें किस प्रकार का इशू बना था। आज वो परिस्थिति नहीं है। आज हम इकोनॉमिकली भी और थिंकिंग वाइज दृढ़ निश्चय, जो आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप आज की है, उसका जो निश्चय और क्विक डिसीजन टेकिंग, और वो तमाम चीजें मिलकर के हमारी लॉजिस्टिक्स एचेलॉन्स को उन्होंने इतना पावरफुल और मैचिंग कर दिया है बिल्कुल कि बिल्कुल अब हमको कोई भी ऑफेंसिव एक्शन लेने में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं अग्री है। करती हूँ सर मैं इससे, और यही वजह है, लीडरशिप की ही कहीं ना कहीं सक्सेस है हमारे देश की, प्रधानमंत्री की, डिफेंस मिनिस्टर की और तमाम लोगों की, क्योंकि उनकी डिसीजन के हिसाब से ही, उनके कॉल के हिसाब से ही अभी ये इंटीग्रेटेड या फिर एकीकृत जो हमारा बैटल ग्रुप बना है ये बन पाया है, ये पॉसिबल हो पाया है। यानी कि एक सपने के तौर पर देखा जा रहा था आज से कई साल पहले, लेकिन अब साकार हो रहा है। 3000 कहा जाए इसमें मेंबर्स एक में होंगे, और ऐसी कई ग्रुप्स होंगी, कई चीजें होंगी। यानी कि अगर सेना को कहे पूरा बूस्टअप मिल जाएगा, अगर कहे सरहद पर। संजीव श्रीवास्तव सर, इसके साथ साथ मेरा एनालिसिस जितना भी है, मैं जितना समझ पाई हूँ सिचुएशन को, जो सो कॉल्ड एनिमीज है, कोट अनकोट अगर मैं करूँ, टर्की जैसे, जो कि समय समय पर डायरेक्टली तो कहता नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली हरकतें वैसे ही करता है। पहलगाम के बाद भी हमने देखा था कि किस तरीके से आर्म फोर्सेस के को हेल्प कर रहा था पाकिस्तान के, वहां पर आर्म्स सप्लाई कर रहा था, एमिनेशन दे रहा था, गोली बारूद तमाम चीजें दे रहा था, लेकिन डिनायल मोड में भी था एक तरफ से। उन सो कॉल्ड एनिमीज को क्या संदेश जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तो डायरेक्ट हेड ऑन हेड चल रहा है चीज, लेकिन जो सो कॉल्ड एनिमीज बनना चाह रहे हैं टर्की के अलावा भी, उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि भारत के राष्ट्र के ऊपर अगर किसी ने कोई चैलेंज पैदा करने की कोशिश की, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्र की रक्षा को किसी ने खतरे में डालने की कोशिश की, तो उसका जो रिस्पांस है वो निसंदेह ये जो नया भारत है वो बहुत ही शक्तिशाली तरीके से करेगा। और ये जो नया भारत है वो, अब जाहिर है कि जहाँ तक आतंकवाद का प्रश्न है उस पर तो हम जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखते हैं, और जो भी आतंकी जो घटनाएं होती हैं उसके ऊपर ये जो नया भारत कार्रवाई करके दिखाता है। और अभी भी जो मैं दिल्ली की भी घटना के बारे में अवश्य कहूंगा कि इसके भी जो भी परपेट्रेटर्स हैं, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो देश के बाहर हो, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और इस बात को लेकर के ये जो नया भारत है संकल्पबद्ध है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भूटान थिम्पू से जो शब्दों का इस्तेमाल किया,
और उससे मैसेज बहुत ही स्पष्ट रूप से चला गया है। हाँ। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो कहीं से भी कोई देश के अंदर ही क्यों ना बैठा हुआ गद्दार हो, वो सभी को ये मैसेज गया है कि उनको जो पनिशमेंट है वो भारत देगा और जी। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाएगा। ऐसा पनिशमेंट कि देश के अंदर इस तरीके की गद्दारी का जो कार्य जो करने की साजिश रची गई, बैक ऑफ द एंड उनको गद्दारी ही करते हैं सर, और उसी का खामियाजा है कि बॉयकॉट का जो सामना है वो झेलना पड़ता है और फिर डिनायल मोड में चले जाते हैं, जैसे टर्की ने किया था पहलगाम के समय में। माथुर सर और यूके देवनाथ सर, मैं चाहूंगी आप दोनों ही इस सवाल पे जवाब दीजिएगा एक एक करके। पहले देवनाथ सर आप बताइएगा। एक तो सबसे पहले आप ना नाम ऐसे ऐसे रख देते हैं ना कि पहले ही जो दुश्मन है उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। भैरव, रुद्र, इसके अलावा त्रिशूल, ऑपरेशन सिंदूर में जिन माँ बहनों ने, हमारी जो भारतीय महिलाएं जिन्होंने अपना सिंदूर खोया था, उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर डिजाइन कर दिया और इसको लेकर के जानकारी भी व्योमिका जी ने दी, कर्नल कुरैशी ने दी। अब ऐसे में क्या करे दुश्मन, कुछ उनके हाथ में है भी तो नहीं सर। रितु जी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दो देशों के बीच में हमेशा चलता रहता है, जी। पीस टाइम में ज्यादा चलता है। हमारा उद्देश्य हमेशा ये होता है कि दुश्मन को हम दो चीज हमेशा बताएं, बिल्कुल। चाहे पश्चिमी दुश्मन हो या उत्तरी दुश्मन। हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की तो हम उसका बेहतरीन जवाब देंगे। होता ये है कि दुश्मन भी भांपता रहता है कि हम क्या तैयारियां कर रहे हैं। ये एक कंटिन्यूअस गेम होता है, लगातार चलता रहता है। हम भी जिस तरह से पाकिस्तान हमें भांपने की कोशिश करता है, हम भी पाकिस्तान और चाइना की कैपेबिलिटीज को भांपते रहते हैं। और स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ना सिर्फ समझिए चाइना है, ना सिर्फ हम उनके मिलिट्री का आकलन करते हैं, लेकिन उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसका भी आकलन करते हैं। जैसे पाकिस्तान है, ना सिर्फ हम पाकिस्तान की आर्मी का अध्ययन करते हैं, वरन पाकिस्तान की आम आवाम युद्ध की स्थिति में अपनी आर्मी के साथ खड़ी रहेगी, मजबूती से खड़ी रहेगी, या आर्मी का साथ छोड़ देगी। यानी पाकिस्तान की जो एज ए नेशन उसकी जो पूरी युद्ध लड़ने की क्षमता है उसको अध्ययन करते हैं। तो जो अभी आपने बताया हमने नाम रखे हैं, लेकिन फौज जो है तीन चीजों पर काम करती है। नाम, नमक। देखिए, नमक का इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इंटीग्रेशन है, सारे जवान जाते हैं, हम एक साथ बैठकर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिसर्स भी ज्वाइन करते हैं, बहुत फर्क पड़ता है, एक रेजिमेंट की ट्रेडिशनल बन जाती है। नाम, जैसे आपने देखा, हम इन एक्सरसाइज के नाम क्यों रखते हैं, हर रेजिमेंट का अपना एक खास नाम रखा जाता है ताकि नाम सुनते ही दुश्मन के दिल में खौफ छा जाए। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। जैसे हमारे गुरखास, खुखरी, जब हमारे पीस टाइम में आपने देखा होगा गुरखा ट्रूप्स जो हैं रेजिमेंटल फंक्शन में खुखरी के साथ वॉर डांस करते हैं, तो दुश्मन को मालूम है। असल में मैं बताता हूं, जब गुरखा ट्रूप्स को दुश्मन की तरफ लॉन्च कर दिया जाता है, जब गुरखा ट्रुप दुश्मन के ऊपर टूट पड़ता है, वो गुरखा ट्रुप के बंदूक से कम और उसकी खुखरी से ज्यादा डरता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है और सभी फौज इसको एक्सप्लॉइट करने की अनुज माथुर सर का मैं इस पर चाहूंगी सर, क्योंकि आपने बखूबी समझाया स्पष्ट तरीके से। अनुज सर जरा समझाइएगा, एक हिंदी में कहावत कही जाती है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, लेकिन गॉन आर दोज डेज जब ये कहावत सच होती है। अब तो ईंट का जवाब तोप से, गोला और बारूद से दिया जाता है भारत की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, इसमें कोई संदेह नहीं है और दुश्मनों को, शत्रुओं को संशय भी ना रहे। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान में खौफ पैदा होता है, उसकी दो विशेष वजह हैं। ये बात हमको याद रखने की आवश्यकता है। पहली वजह है भारत की ताकतवर, शक्तिशाली, प्रोएक्टिव, ऑफेंसिव पॉलिटिकल विल। ये दुश्मन में खौफ है। ये जो एक्सरसाइज त्रिशूल से पाकिस्तान में खौफ हुआ और पाकिस्तान का जो रिएक्शन था,
वो मैसिवली डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन उन्होंने किया, यहां से उसको भगा दो, यहां से वो कर लो, हवाई जहाज कर दो, कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर दो, वो बिल्कुल पगला सर गए। अभी देखिए ना, ये क्योंकि तो पिक्चर अभी दी भी नहीं है, ट्रेलर दिया है महज, और इसी से डर गए हैं, इसी से कहीं ना कहीं खौफ के साए में जी रहे हैं। अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है, लेट देम वेट फॉर द क्लाइमैक्स। आप सभी का इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त था, और लगातार देखिए डर का माहौल दुश्मन में, और ये डर जरूरी भी है, क्योंकि अब रुद्र जो ब्रिगेड है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार है। 2 रेजिमेंट्स अब इन एक्शन भी है, और कई और आने वाली है, इसीलिए दुश्मन के होश फाख्ता हो चुके हैं। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आप लगातार बने रहें इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।